कैसी प्रसिद्ध बनाई पिताजी ने जमीन मकान, कुछ भी पूरी तरह से हमारा ने, हर चीज में मम्मी की हिस्सेदारी। जब तक वो जिन्ना है तब तक कुछ भी हमारा। नई बहू अंजलि ने कोट सिकोड़ते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं, तो वैसे ही उन्हें मिलती रहेगी। फिर भी पिताजी ने वसीयत में साफ लिख दिया है कि उनकी सारी संपत्ति पर मैं का अधिकार रहेगा। ये सब जानते हुए भी ऐसी बसें बनाना, मैं सचमुच हैरान हो। बेटा अरुण चिंता से बोला। गोविंद प्रसाद को गुजरे अभी महीना भी नहीं हुआ था और बेटे बहू ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सावित्री देवी सब समझ रहे थे, कुछ बोलती रही थी, मगर मन ही मन उन्हें शर्म महसूस हो रहा था। कैसे उनके अपने बच्चे अचानक बदल गए। पति के जाने का दर्द अभी ताजा ही था, उस पर बेटे बहुओं की स्वार्थी बातें उन्हें और घायल कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। अच्छा हुआ गोविंद जी, अपने जीते जी सब अपनी सोच के अनुसार तय कर गए। मुझे बेटियों की तरफ से कोई चिंता नहीं, दोनों अपने घरों में सुखी हैं, कभी कोई लालच नहीं दिखाया। और मेरी पेंशन इतनी है कि मुझे बेटे बहुओं के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। उनकी आंखें छलक गए। खुद तो मुझे अकेला कर गए, मगर ऐसा इंतजाम कर गए कि मैं किसी पर निर्भर न रहूं। उम्र के उस पड़ाव पर जब जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय उनका चला जाना बेहद कष्टदायक होता है। और अगर बच्चे भी स्वार्थ दिखाने लगे तो ये दर्द असहनीय हो जाता है। अरुण और अंजलि दोनों इसी चिंता में थे कि प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा मां के हस्ताक्षर के बिना नहीं बिक सकता। वे ये भी जानते थे कि मां सब कुछ अपने साथ लेकर नहीं जाएगी, आगे पीछे सब कुछ उनका ही होगा। मगर उन्हें नाराजगी इस बात से थी कि पिताजी उन्हें मां पर निर्भर बना गए। अंजलि अक्सर कहती, हम तो जैसे कठपुतली बनकर रह गए। जब तक सासू मां जिंदा है, हम कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अरुण भी हां में हां मिला था, मगर मां के सामने कुछ नहीं कह पाता। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। वृद्ध आश्रम से कुछ लोग आए थे। मम्मी, वृद्धाश्रम से लोग आए हैं, चंदा मांग रहे हैं, वे दीजिए। अंजलि ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। वो लोग एक दूसरे को देखने लगे, तभी सावित्री देवी बाहर आकर बोली, भाइयों बहनों, आप लोग जानते हैं, गोविंद जी नेक दिल और व्यवहार कुशल समाज सेवक थे। उनके प्रयासों से ही आपकी संस्था को इतनी पहचान मिली। आज हमारी संस्था को किसी से चंदा लेने की जरूरत ही नहीं। बड़े बड़े प्रयोजक खुद आकर कार्यक्रमों को सहयोग करते हैं। उसी से बेसहारा बुजुर्गों का पालन पोषण हो रहा है। एक व्यक्ति बोला, आपकी बहू ने हमारी पूरी बात सुने बिना ही आपको आवाज लगा दी। सावित्री देवी मुस्कुरा दी। जी, मैं अपनी बहू की तरफ से माफी मांगती हूं। उसे पता नहीं था कि उसके ससुर संस्था के कोषाध्यक्ष थे। उसने उन्हें हमेशा हिसाब किताब करते देखा। न समझी में, समझी नहीं होगी, वह व्यक्ति बोला। हम तो गोविंद जी की याद में संस्था में एक छोटी सी प्रतिमा लगा रहे हैं। उसका अनावरण आपके हाथों से हो तो हम पर गर्व होगा। उनके लिए तो हम सब कहते हैं, उनके लिए तो हम सब कहते हैं, वो अपने नाम को सार्थक कर गए, अमर हो गए। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। सोचने लगी, जो इंसान समाज के लिए इतना कुछ कर गया कि अजनबी लोग भी उनकी पूजा कर रहे हैं, वही इंसान अपनी ही औलाद की नजरों में गलत साबित हो गया। संस्था के लोग चले गए। अरुण बाहर आया और बोला, मम्मी, कितना ले गए? पेमेंट चेक से किया या कैश में? सावित्री देवी बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। अरुण और अंजलि आपस में कहने लगे, लगता है मानो संस्था में प्रतिमा बनाने के लिए काफी पैसा दे दिया, हमसे छुपाकर काम कर रही है। अब तो मालकिन वही है। अगले दिन सावित्री देवी बेटी बहू के साथ संस्था पहुंचे। वहां गोविंद प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण उनके हाथों से हुआ। प्रतिमा के नीचे लिखा था, प्रिय पत्नी सावित्री देवी और पुत्र अरुण। अंजलि की ओर से। ये देखकर अरुण और अंजलि को झटका लगा। वे सोच रहे थे, मां ने हमें बताए बिना ये सब कैसे कर लिया। जब संस्था के सदस्य गोविंद प्रसाद के बारे में बोल लगे तो पूरा हॉल भाव विभोर हो गया। गरीब लड़कियों के सामूहिक विवाह में उनका योगदान याद रहेगा। विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने अनगिनत योजनाएं चलाईं। हर बात पर तालियां। गोष्ठी लोग गोविंद प्रसाद का नाम आदर से ले रहे थे। अरुण और अंजलि सिर झुकाए बैठे थे।
उनकी नजर में पिताजी तो बस एक सरकारी अफसर थे जो अक्सर टूर पर रहते थे। आज समझ आया कि असली पहचान तो सेवा और कर्म से होती है। घर आने के बाद अरुण और अंजलि सावित्री देवी के पास गए। माँ, हमें नहीं पता था कि संस्था की तरफ से पिताजी की प्रतिमा लग रही